स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या केंद्र में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आगमन विधि और दिग्मन विधि की एक वीडियो। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल विद्या केंद्र को सब्सक्राइब करें। आइए बिना समय को गवाए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली विधि है आगमन विधि। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि गणित का जो विकास हुआ है वो व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर हुआ है। व्यक्ति को जैसे जैसे अनुभव होते गए वैसे वैसे गणित का विकास होता गया। अतः विद्यालय में भी बच्चों के लिए ऐसी एक विधि होनी चाहिए कि बच्चा एक सामान्य अनुमानों के आधार पर एक तर्कसंगत विचार पर पहुँचे और किसी निष्कर्ष को उत्पादित करे। आगमन विधि की जो आधारशिला है वो यही है। इसको पढ़ने से पहले हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि दो सरल रेखाएं जो आपस में किसी बिंदु पर काट रही हैं, तो उनसे निर्मित सम्मुख कोणों का संबंध ज्ञात करना है कि वो संबंध क्या होगा। तो आप अगर बच्चे को बिना ये बताए कि ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आप बच्चे से ही निकलवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक इस तरीके का एक उदाहरण लेंगे। अर्थात विभिन्न कोणों पर झुकी हुई सरल रेखाएं खिंचवाएंगे जो एक बिंदु पर काटेंगी, और फिर चांदे के द्वारा आप प्रत्येक सम्मुख कोण को छात्र से नापने के लिए कहिए। तो बच्चा क्या करेगा, जब इन कोणों को नापेगा, जिस प्रकार इस उदाहरण में है इस प्रकार के ये कोण निकल कर आ रहे हैं, और बच्चा जब देखेगा कि सम्मुख कोणों का मान ऐसी स्थिति में बराबर है, तो ये प्रवृत्ति बच्चे में एक खोजी प्रवृत्ति को जन्म देगी। साथ के साथ ये जो ज्ञान होगा ये स्थायी होगा। फिर क्या करेगा, बच्चा समझ जाएगा कि सम्मुख कोण बराबर हैं, फिर वो क्या करेगा, और उदाहरण लेगा और इस नियम का सत्यापन करेगा या परीक्षण करेगा। इससे जो ज्ञान होगा वो बच्चे के दिमाग में स्थायी होगा, बच्चे की मानसिक शक्तियों का भी इसमें विकास होगा। तो इस प्रकार ये विधि काम करती है। आइए हम अपनी विधि को शुरू करते हैं। इसे नीचे से ऊपर पद्धति कहते हैं। नीचे से ऊपर पद्धति इसलिए है क्योंकि पहले इसमें उदाहरण लिए जाते हैं, फिर धीरे धीरे चलते चलते एक विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि यह गणितीय शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है जो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। अर्थात छोटे बच्चों के लिए विधि उपयोगी है, बड़ों के लिए आप इसको उपयोगी इसीलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये विधि थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, क्योंकि बच्चा निरीक्षण करता है, धीरे धीरे निष्कर्ष तक पहुंचता है, तो टाइम लग जाता है। जबकि बड़े क्लासों में आप जानते हो कि थोड़ा सिलेबस ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो इतना टाइम होता नहीं है, तो वहाँ हम निगमन विधि का भी यूज़ ज़्यादा कर लेते हैं। अगला पॉइंट है नवीन संप्रत्तियों के परिचय के लिए यह अत्यंत उपयोगी विधि है। इस विधि में भिन्न भिन्न उदाहरण लिए जाते हैं। स्थूल तथ्य सूचनाओं का निरीक्षण करके और उनमें समान पैटर्न को देखकर अपनी मानसिक शक्तियों की सहायता से किसी विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है व सिद्धांत की स्थापना की जाती है। जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने जो सम्मुख कोण वाला एक उदाहरण आपको दिया था, बच्चे को आप एक नया कंसेप्ट सिखा रहे हो। बच्चा नहीं जानता कि जब दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। बच्चा इस कंसेप्ट को नहीं जानता, तो बच्चे के लिए नया कंसेप्ट हुआ, तो उसे सिखाने के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। इसमें हमने एक उदाहरण दिया था, तो भिन्न भिन्न उदाहरण होते हैं, बहुत सारे तथ्य होते हैं, सूचनाएँ होती हैं। फिर बच्चे ने निरीक्षण करा, चांदे के द्वारा उन कोणों को नापा, फिर पता चला कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से बच्चा अपनी मानसिक शक्तियों की सहायता से ही एक निष्कर्ष तक पहुंच रहा है और सिद्धांत की स्थापना वो कर रहा है। आगे चलते हैं आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। जैसा कि अभी आपने देखा था, हमने एक उदाहरण लिया था, उदाहरण के बाद हमने नियम बनाया था। तो इसका पहला सूत्र हो गया उदाहरण से नियम। इसके और सूत्र हैं स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य और प्रत्यक्ष से प्रमाण। अब दोस्तों होता क्या है कि इन सूत्रों को याद रखने में थोड़ी परेशानी भी होती है, कभी कभी ये सूत्र आगे पीछे भी हो जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को याद करें, तो आप देखें कि क्या वो विशिष्ट हैं या सामान्य। वो विशिष्ट हैं, तो ये सूत्र हो गया विशिष्ट से सामान्य। आप ये बताइए कि वो आपके प्रत्यक्ष हैं, सामने हैं, मतलब आंखों के सामने हैं, क्योंकि आप सोच रहे हो उनके बारे में, तो प्रत्यक्ष से
प्रमाण हो गया। ये बताइए मोदी जी ज्ञात हैं अज्ञात हैं? ज्ञात हैं तो ज्ञात से अज्ञात हो गया। ये बताइए मोदी जी स्थूल हैं या सूक्ष्म हैं? नॉर्मली वो सूक्ष्म तो नहीं है ना, तो वो स्थूल हुए तो स्थूल से सूक्ष्म हो गया। इसी तरीके से आप ले सकते हो कि मूर्त हैं या अमूर्त हैं, तो मोदी जी मूर्त हैं क्योंकि वो दिख रहे हैं, तो मूर्त से अमूर्त हो गया। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके सोपान देखते हैं। अब हम सोपानों को आप याद उसी उदाहरण के माध्यम से रख सकते हो कि सबसे पहले हमने उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करा था, फिर बच्चे ने उनका निरीक्षण करा, निरीक्षण करने के बाद बच्चे ने एक सिद्धांत की स्थापना कर दी या उसका सामान्यीकरण कर दिया, और जब नियम का सामान्यीकरण हो जाता है तो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसका परीक्षण या सत्यापन किया जाता है। इस विधि के अर्थात आगमन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब है आगमन विधि के गुण। आगमन विधि के गुण इस प्रकार हैं कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि बच्चा खुद सीख रहा है, बच्चा खुद इसमें लगा हुआ है। ये बच्चे की मानसिक शक्तियों जैसे तर्क और चिंतन का भरपूर अवसर दे रही हैं। इसके द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होगा क्योंकि बच्चा खुद निकाल रहा है उस चीज़ को, खुद अनुभव करके अपने प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से वो सीख रहा है। तो ये अर्जित इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्थायी होगा। खोजी प्रवृत्ति को ये जन्म देती है और नए जो कंसेप्ट हैं या नवीन संपत्तियों के परिचय के लिए ये सर्वश्रेष्ठ है। इस विधि में अध्यापक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। आगे चलते हैं। एक लास्ट पॉइंट है इसके गुणों का कि यह है बालक की सूक्ष्म बुद्धि एवं सूझ की वृद्धि के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि बच्चा इसमें खुद अपनी सूझ के माध्यम से सीखता है और बुद्धि का उपयोग करता है, तर्क करता है, निरीक्षण करता है, तो सूक्ष्म बुद्धि और सूझ की वृद्धि के लिए ये काफ़ी उपयोगी हुई। आगे चलते हैं। अब हम इसके पढ़ेंगे आगमन विधि के दोष। आगमन विधि के दोष हैं कि लंबी विधि मानी जाती है क्योंकि समय अधिक लगता है। जैसा मैंने बताया था कि उच्च कक्षाओं में इसको इस्तेमाल इसलिए थोड़ा कम किया जाता है, और ये पाठ्यक्रम पूरा कराने में असमर्थ है क्योंकि जब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हमारे पास तो कुछ निश्चित दिन होते हैं पाठ्यक्रम को पूरा कराने में, तो पाठ्यक्रम पूरा कराने में ये असमर्थ होगी। साथ के साथ इस विधि पर आधारित जो पाठ्य पुस्तकों का अभाव है, इस विधि पर आधारित जो पाठ्य पुस्तक है उनका अभाव है, क्योंकि हमारी जो पुस्तकें हैं वो निगमन विधि पर आधारित हैं। फिर ये है कि इस विधि से शिक्षण कराने के लिए भी अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। एक इसका जो दोष है आप ये भी ले सकते हो कि कभी कभी इसके जो निर्णय होते हैं वो अशुद्ध भी होते हैं, क्योंकि कुछ सीमा तक इसमें संभावना की जाती है। क्योंकि जब आप बच्चे को सिखाते हो तो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाए, उसमें प्रोबेबिलिटी या संभावना की थोड़ी गुंजाइश होती है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं अपनी अगली विधि निगमन विधि की तरफ। निगमन विधि, इस विधि को इसमें से पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी वैसे बात करते हैं कि ये जो विधि है ये आगमन के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इस विधि में अध्यापक क्या करता है कि छात्रों को पहले से ही एक सूत्र या नियम बता देता है और छात्र अभ्यास के द्वारा उस नियम की सत्यता जानने का प्रयास करते हैं। इसमें छात्र केवल जो नियम या सिद्धांत जो कि शिक्षक के द्वारा बताया जा रहा है केवल उसका उपयोग करेगा। आइए अब चलते हैं कि ये विधि जो है ये ऊपर से नीचे की पद्धति पर आधारित है। ऊपर से नीचे की पद्धति का मतलब जैसे आगमन विधि नीचे से ऊपर थी, उदाहरणों से नियम की ओर चल रहे थे, इसमें नियमों से उदाहरणों की ओर चलेंगे, इसलिए ऊपर से नीचे की हो गई। इसमें क्या करते हैं कि इस विधि में बालकों को पूर्व में ही संकल्पना हल करने के लिए दे दी जाती है, अर्थात जो भी नियम या कंसेप्ट होगा वो पहले ही बता दिया जाएगा और फिर उस पर आधारित विभिन्न उदाहरणों का उपयोग किया जाएगा। यह विधि आगमन विधि की विपरीत विधि होती है। इसके शिक्षण सूत्र: नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल, प्रमाण से प्रत्यक्ष, सामान्य से विशिष्ट और अज्ञात से ज्ञात की ओर। जो शिक्षण सूत्र आगमन विधि के हैं, निगमन विधि के शिक्षण सूत्र उसके जस्ट उल्टे हैं। इनको आपने जिस तरीके से आगमन विधि के याद रखे थे उनका उल्टा निगमन विधि में हो जाता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से पहले समझते हैं, फिर इसके सोपानों का अध्ययन हम करेंगे। जैसे एक उदाहरण है कि कितने भी यहाँ रुपए लिखे हुए हैं, आप कितने भी ले सकते हैं, कोई भी दर होगी तो ब्याज ज्ञात करना है।
तो आप क्या करते हो ब्याज निकालने के लिए, जो सरल ब्याज निकालते हो, साधारण ब्याज निकालते हो, अब क्या करते हो, ये फॉर्मूला लगाते हो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जिसको PRT अपॉन 100 कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि ये सूत्र बच्चे को दे दिया जाएगा, बच्चा इस सूत्र को याद रख लेगा, उसके बाद बच्चे को मूलधन दे देंगे, दर दे देंगे, समय दे देंगे और कह देंगे कि ब्याज निकालो। तो बच्चा सिंपली क्या करेगा, इस सूत्र का उपयोग करेगा और फिर जो उसका ब्याज है, जितने भी रुपए उसका ब्याज आता है, वो आंसर निकाल के दे देगा। ये होती है निगमन विधि, अर्थात इसमें पहले नियम बता देंगे फिर उदाहरणों की तरफ चलेंगे। आइए अब हम इसके सोपानों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है कि सिद्धांत या सूत्र का ज्ञान करा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पॉइंट, जैसे बेलन का आयतन πr²h। फिर आंकड़ों का परीक्षण या नियम का स्पष्टीकरण। इसमें फिर क्या करते हैं कि जैसे दूसरा पॉइंट यहाँ लिख रखा है मैंने आपके समझने के लिए कि आंकड़ों का परीक्षण करना, जैसे कि r जो कि सूत्र था आपका πr²h, तो उसमें r क्या है, h क्या है, अर्थात नियम का स्पष्टीकरण हुआ। फिर क्या करेंगे, सूत्र का उपयोग करेंगे किसी एक भी क्या कहते हैं, किसी भी एक उदाहरण में कैसे भी करके, और फिर विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उसका सत्यापन कर देंगे। इसके गुणों की तरफ चलते हैं दोस्तों, कि ये सरल है और संक्षिप्त विधि है। आपने देखा, जैसे अभी आपने सरल ब्याज का देखा था, तो सूत्र याद करा दिया बच्चों को और फिर विभिन्न उदाहरणों को दे देंगे, तो ये सरल और संक्षिप्त हुई और कम समय में ही ये अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली होती है। इसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है। कैसे होता है, क्योंकि बच्चों को सूत्र याद करने के लिए दिए जा रहे हैं, बच्चे उनको स्मरण करेंगे तो स्मरण शक्ति का इसमें विकास होगा। साथ के साथ अधिकांश जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो इसी विधि पर आधारित हैं, जैसे कि आप अपनी पुस्तकों को देखते हो। अगला है इसका गुण, रेखागणित की समस्याओं या प्रश्नों को हल करने में यह विधि अत्यंत उपयोगी है। आगे चलते हैं, अब हम इसके दोष की बात करते हैं कि ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, क्योंकि बच्चा इसमें सूत्र को रट्टा मारता है। इसमें कहीं भी मानसिक शक्तियों का या वैसे रोल जो तर्क या चिंतन है उन पर बल नहीं दिया जाता। इस विधि में क्या होता है दोस्तों कि अध्यापक जो है वो अधिक सक्रिय रहता है, क्योंकि टीचर ही है जो फॉर्मूले को बता देगा, टीचर ही उदाहरणों को देगा। बच्चे तो खाली क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को रट लेंगे। रटने के बाद जैसे जैसे टीचर बताता जा रहा है वैसे वैसे बच्चे करते जाते हैं। अगला है कि संज्ञानात्मक शक्तियों जैसे तर्क तथा चिंतन का विकास ये विधि नहीं कर पाती है, तथा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि केवल स्मरण शक्ति पर बल है। जैसे ही भूल जाएंगे तो वो चीज़ निकल जाएगी दिमाग में से, क्योंकि इसमें बच्चा खुद नहीं निकाल रहा है उस चीज़ को। जैसे कि आगमन विधि में बच्चा करता है, जो मैंने सम्मुख कोण वाला बताया था, उसको बच्चा नहीं भूलेगा। लेकिन इस वाली बात में, इस वाली विधि में जो बच्चा है उसका जो ज्ञान होगा वो अस्थायी हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगमन तथा निगमन विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे आगमन विधि में क्या था, विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहा था वो, उसमें उसका जो शिक्षण सूत्र था, जैसे कि मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहे हैं, स्थूल तथ्यों से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं, बालकों की मानसिक शक्तियों का उसमें विकास हो रहा था। वो विधि लंबी है और अत्यधिक परिश्रमशील है और नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर करती है। आपको ये समझ में आ रहा होगा। निगमन विधि की ओर चलते हैं। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल तथ्य की ओर जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। मानसिक शक्तियों का विकास होता नहीं है, क्योंकि रटने की आदत पड़ जाती है, केवल स्मरण शक्ति का ही विकास होता है। यह छोटी तथा कम मेहनत वाली है और इसमें बालक ज्ञान का उपयोग करता है। उसमें बालक ज्ञान को, मतलब जो भी फॉर्मूला था उसको बना रहा था, लेकिन यहाँ पर बालक केवल जो भी दे दिया गया है उसका केवल उपयोग कर रहा है। तुलनात्मक अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आगमन विधि निगमन विधि से अधिक मनोवैज्ञानिक है। ये स्पष्ट है। प्रारंभिक अवस्था से आगमन विधि निगमन से अधिक उपयुक्त होती है। अर्थात प्रारंभिक अवस्था का मतलब ये है कि बच्चे को जब गणित सिखाई जा रही है, उसने गणित सीखना भी चालू किया है, तो उस स्थिति में आगमन विधि जो है वो निगमन विधि से अधिक उपयुक्त है। लेकिन उच्च कक्षाओं की जैसे बात की जाए, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि निगमन विधि वहाँ पर अधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि यह कम समय लेने वाली तथा सूक्ष्म है, क्योंकि इस समय विद्यार्थी की समझ बढ़ जाती है। गणित शिक्षण में
इन दोनों विधियों का साथ साथ प्रयोग करना अधिक उपयुक्त और लाभदायक होता है, क्योंकि ये एक दूसरे की पूरक भी कहलाती हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आज का हमारा सेशन दोस्तों केवल यहीं तक था। आज हमने आगमन विधि और निगमन विधि का अध्ययन करा है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल विद्या केंद्र को सब्सक्राइब करें।